क्या आपको कभी एक रिश्ते में फंसा हुआ महसूस हुआ है, चाहे वो आपके साथी के साथ हो, दोस्तों के साथ या फिर किसी परिवार के सदस्य के साथ, जो आपको पीछे खींच रहा हो? शायद आपने खुद को समझाने की कोशिश की हो कि हालात बेहतर होंगे, कि ये परेशानियां अस्थायी हैं, फिर भी अंदर ही अंदर एक आवाज आपके दिल में कह रही हो कि कुछ तो गलत है। स्टोइकिज्म हमें सच्चाई का सामना करने का साहस और स्पष्टता सिखाता है, ताकि हम चीजों को जैसे हैं वैसे ही देख सकें, न कि जैसे हम चाहते हैं। ये वीडियो आपको इन रिश्तों पर विचार करने का एक मौका है जो शायद आपकी प्रगति में रुकावट डाल रहे हैं। विकास और रिश्ते हमारी भलाई के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हमारे विचारों को आकार देते हैं, हमारे कर्मों पर असर डालते हैं और अक्सर हमारे जीवन की गुणवत्ता को तय करते हैं। लेकिन जब ये रिश्ते हमें सहारा देने के बजाय एक बोझ बन जाएं, तो क्या होता है? प्राचीन स्टोइक्स जैसे मार्कस ऑरेलियस और सेनेका हमें समझाते हैं कि हमें समझदारी और दृढ़ता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। वो याद दिलाते हैं कि असल में हमें परेशान करने वाली घटनाएं नहीं होती, बल्कि हमारी उन पर की गई जजमेंट होती है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। हमें उन्हें सोच समझकर और हिम्मत के साथ जांचना चाहिए। आज हम बिना किसी भ्रम के 11 साफ संकेतों के बारे में बात करेंगे, जो बताते हैं कि शायद एक रिश्ते को खत्म करने का वक्त आ गया है। ये संकेत सिर्फ लाल झंडे नहीं हैं, बल्कि ये आपके लिए मानसिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अंत तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आखिरी संकेत एक ऐसा सबक है जो न सिर्फ आपके रिश्तों को बल्कि खुद को देखने के तरीके को भी चुनौती देगा। नंबर 1, विश्वास की कमी। विश्वास उस अदृश्य धागे की तरह है जो किसी भी रिश्ते को एक साथ बांध कर रखता है। इसके बिना सबसे प्यार भरे रिश्ते भी। जब विश्वास गायब हो जाता है तो इसका असली मतलब क्या होता है? ये सिर्फ किसी को झूठ बोलते हुए पकड़ने या कोई राज खोलने की बात नहीं है। ये वो लगातार महसूस होने वाली खिचखिच है, एक शांत लेकिन सताते हुए शक की भावना जो मिटने का नाम नहीं लेती। क्या आपने कभी उनके हर एक शब्द पर सवाल उठाया है? बातचीत को अपने दिमाग में बार बार पलटा है? कोई इनकंसिस्टेंसीज ढूंढने की कोशिश की है? क्या आपको उनके हर काम की जांच करने की जरूरत महसूस होती है? उनके सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या पुराने मैसेज फिर से पढ़ना? यही वो जिंदगी है जब विश्वास कमजोर हो जाता है। एक स्वस्थ रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी होता है। ये एक सुरक्षा जाल की तरह काम करता है, जिससे हम अपनी सबसे गहरी आशंकाएं और उम्मीदें बिना किसी जजमेंट या धोखे के डर के शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब भरोसा टूटता है, या इससे भी बुरा, जब वो कभी सच में था ही नहीं, तो वो सुरक्षा जाल गायब हो जाता है। हर बातचीत एक संभावित बम बन जाती है और इसका इमोशनल स्ट्रेस बहुत ही बड़ा हो सकता है। आप खुद को हमेशा सतर्क पाएंगे, अगली निराशा के लिए तैयार रहते हुए, यह सोचते हुए कि अगला धोखा कब आएगा। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? स्टोइसिज्म इस मामले में हमें गाइडेंस देता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है कि यदि यह नहीं, बिल्कुल। इसे हिंदी में इस तरह अनुवाद कर सकते हैं: अगर यह सच नहीं है तो ऐसा मत करो, अगर यह सच नहीं है तो मत कहो। यह एक बहुत आसान सा सिद्धांत है जो हमारे और दूसरों में ईमानदारी की अहमियत को बताता है। अगर किसी के काम बार बार इस मानक पर नहीं खरे उतरते, तो क्या आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? और इससे भी ज्यादा जरूरी, क्या आपको उन पर भरोसा करना चाहिए? भरोसा अंधा विश्वास नहीं होता। ये स्थिरता और विश्वसनीयता के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि सामने वाले की बातें उनके कामों के साथ मेल खाती हैं, कि उनके वादे खाली नहीं होते। पर जब भरोसा नहीं होता, रिश्ता एक ऐसा लगातार परीक्षण बन जाता है जिसमें तुम्हें उनकी हरकतों को सही ठहराने की जरूरत महसूस होती है। तुम खुद से कहते हो कि उन्होंने तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं किया, या कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन क्या यही सच है, या ये बस तुम्हारी एक कहानी है जिसे तुम दर्द भरे सच का सामना करने से बचने के लिए बना लेते हो? ये सब सोचो। हर बार जब तुम उनके शब्दों पर शक करते हो, हर बार जब तुम उनका फोन चेक करते हो या अपनी भावनाएं बताने में हिचकिचाते हो, तुम भरोसे की कमी को मानते हो। इस तरह के दबाव में एक रिश्ता कितने समय तक टिक सकता है? एक बार भरोसा टूट जाए तो इसे फिर से बना पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। यह दोबारा बनाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपस में मेहनत और सच्ची पछतावे की जरूरत है। इसमें वक्त, धैर्य और मुद्दों का सामना करने की तैयार भी जरूरी है। क्या आप दोनों उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो आगे का रास्ता साफ है। बिना विश्वास के रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे एक दरकती हुई नाव जो थोड़ी देर तैर सकती है, लेकिन आखिरकार डूब जाएगी। और जब यह डूबती है तो आपकी भावनात्मक स्थिति भी इसके साथ चली जाती है। अपने अनुभवों पर विचार करें
क्या आप ऐसे रिश्ते को थामे हुए हैं जो पहले से ही डूब चुका है, उम्मीद लगाकर कि शायद कहीं ना कहीं यह ठीक हो जाएगा? फिर से उठो। याद रखो, स्टोइक्स ने हमें सिखाया है कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं उन्हें स्वीकार करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे काबू में हैं। आप किसी को भरोसेमंद बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि क्या आप उस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं जहां भरोसा नहीं है। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छे इंसान को क्या होना चाहिए, उस पर बहस करने में और ज्यादा समय न बर्बाद करें। इसी तरह इस बात पर भी बहस करने में समय न गंवाएं कि क्या एक ऐसा रिश्ता जो अविश्वास पर आधारित है फल फूल सकता है। ये नहीं हो सकता। खुद से पूछो, अगर तुम लगातार चिंता और संदेह के बोझ से मुक्त होते तो जिंदगी कैसी होती? सोचो तो सही। एक ऐसा सुकून जो तब मिलता है जब आपको पता है कि आपके रिश्ते एक मजबूत विश्वास की नींव पर बने हैं। ये वो भावनात्मक आजादी है जिसके आप हकदार हैं। अब जब हम अगले संकेत की ओर बढ़ते हैं, यह सोचना जरूरी है कि क्या आपका रिश्ता आपको ऊर्जा देता है और आपको ऊपर उठाता है या आपको थका देता है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम एक और महत्वपूर्ण संकेत की खोज करेंगे जो दिखाता है कि शायद आपका रिश्ता आपकी भलाई के लिए अब सही नहीं रहा। नंबर 2, बार बार विश्वासघात। 2 बार विश्वासघात का सामना करना बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब कोई जिसे आप भरोसा करते हैं उस भरोसे को तोड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। लेकिन फिर क्या होता है जब धोखा देना आपके रिश्ते में बार बार होने वाला एक विषय बन जाता है, चाहे वो बेईमानी हो, विश्वासघात हो या टूटे हुए वादे। बार बार मिलने वाले धोखे ऐसे निशान छोड़ते हैं जिन्हें आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। क्या आपने कभी खुद को वही दुखद अनुभव बार बार माफ करते पाया है, उम्मीद करते हुए कि ये आखिरी बार होगा? कितनी बार ज्यादा हो जाती है। किसी भी रूप में धोखा देना उस अनकहे अनुबंध का उल्लंघन होता है जो रिश्ते को जोड़ता है। यह आपकी भलाई और आपके संबंध के स्वास्थ्य की परवाह न करने का संकेत है। फिर भी यद्यपि धोखा बहुत दर्दनाक होता है, हम में से कई लोग इस पर संकोच करते हैं। चलो दूर हट जाओ। हम खुद को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार सब कुछ अलग होगा, कि जो माफी मिली है वो सच्ची है और हालात जबरदस्त थे। लेकिन संतोष हमें इन बहानों के पार देखने के लिए आमंत्रित करता है। गड़बड़ खुद चीजों में नहीं होती, बल्कि हमारे इनके बारे में सोचने में होती है। एपिकुस ने कहा था, क्या तुम इन बार बार होने वाली विश्वासघातों को ऐसे समझ रहे हो कि वे इन्हें सही ठहरा दें, या तुम सच का सामना कर रहे हो? विश्वासघात का चक्र अक्सर जहरीले साज पर चलता है। एक दुखद कार्रवाई, इसके बाद माफी और बदलाव के वादे, और फिर वही सब। हर बार जब तुम थोड़ा सा और निवेश करते हो, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा भरोसा, फिर धीरे धीरे वो सब टूटता जाता है। ये सिर्फ रिश्ते को ही नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की आत्म क्षमता को भी कमजोर करता है। फिर हम इन चक्रों में क्यों फंसे रहते हैं? क्या ये अकेलेपन का डर है, या ये विश्वास कि दर्द सहना ही प्रेम का एक हिस्सा है? मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि जो चीज हमारे रास्ते में आती है वही रास्ता बन जाती है। धोखे का दर्द जब ईमानदारी और साहस के साथ सामना किया जाता है तो वो ग्रोथ का एक जरिया बन सकता है। लेकिन ऐसे रिश्ते में रहना जहां धोखा आम बात हो, सिर्फ और भी दुख की ओर ले जाता है। हर बार दागा फिर से लगते हैं। यह आपको ठोस बना देता है, जिससे न सिर्फ इस व्यक्ति पर बल्कि भविष्य में दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। क्या यही वो जिंदगी है जिसे आप अपने लिए बनाना चाहते हैं? माफी एक गुण है, लेकिन अनुशासन हमें सीमाएं तय करने का महत्व भी सिखाता है। माफी देना मतलब भूल जाना नहीं है, या हानिकारक व्यवहार को अनियंत्रित रहने देना नहीं है। गलत तरीके से दी गई माफी से यह समर्थन में बदल सकती है। क्या आप ताकत से माफ कर रहे हैं या डर से? ताकत बढ़ने की ओर ले जाती है, जबकि डर जड़ता लाता है। अगर धोखा आपके रिश्ते में बार बार हो रहा है तो खुद से ये कठिन सवाल पूछने का समय है। कुछ सवाल हैं। क्या तुम्हारे बदलने की चाह में सच में कोई पछतावा है, या ये बस बातें हैं जो तुम्हें संतोष देने के लिए कही जा रही हैं? क्या तुम रिश्ते के संभावनाओं पर भरोसा करके टिके हो, या छोड़ने के डर से? चलो हम कुछ तय करते हैं। मैं भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हूं। यदि तुम इस धोखे के चक्र से अपनी स्वतंत्रता फिर से पाने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट करो। हर धोखेबाजी का एक सबक है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे समझोगे या उसे फिर से होने दोगे। अब आगे बढ़ते हुए एक और सवाल पर विचार करो। कैसे? क्या आपके रिश्ते आपकी ऊर्जा पर असर डालते हैं? क्या ये ताकत का स्रोत हैं, या लगातार ऊर्जा चूसने वाले?
चलिए इसे अगले हिस्से में जानते हैं। नंबर 3, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप ड्रेन्ड हैं, एनर्जाइज नहीं? सबसे अच्छे रिश्ते आपको शक्ति और उत्साह देते हैं, आपको उठाते हैं, प्रेरित करते हैं और फिर से ऊर्जा से भर देते हैं। लेकिन अगर इसके बजाय वो आपकी ऊर्जा चूस रहे हैं तो क्या होगा? क्या आपने कभी किसी के साथ बातचीत के बाद थकावट महसूस की है? ऐसा लगता है जैसे उसने आपकी सारी जिंदगी ही चुरा ली। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमें मानसिक, भावनात्मक और यहां तक कि शारीरिक रूप से भी थका देते हैं, तो दूसरी बात यह है कि हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। सोचो, उस शख्स के साथ समय बिताने से पहले और बाद में तुम कैसा महसूस करते हो? क्या तुम उनकी मुलाकातों का इंतजार करते हो या उन्हें सोचकर तुम्हें डर लगता है? साथ में समय बिताने के बाद क्या तुम तरोताजा महसूस करते हो या फिर तुम्हें ठीक करने के लिए घंटों या दिनों की जरूरत पड़ती है? अगर तुमको आखिरी वाला लगता है तो शायद तुम उस रिश्ते में हो जो तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। स्टोइक्स के सिद्धांतों के अनुसार हमारे आंतरिक शांत को बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेनेका ने कहा था कि हम वास्तविकता से ज्यादा अपने ख्यालों में ही दुखी होते हैं। तुम एक रिश्ते में लगातार थक गए हो, यह दर्द सच में गहरा है। हम क्यों अपनी जानबूझकर ऐसी ऊर्जा खींचने वाली बीमारियों में रहते हैं? अक्सर हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जिम्मेदारी का एहसास होता है। हम खुद से कहते हैं कि हमने इसमें बहुत समय निवेश किया है, अब छोड़ना ठीक नहीं होगा। या फिर हम डरते हैं कि अगर हम पीछे हटेंगे तो दूसरे इंसान को तकलीफ होगी। लेकिन इसका क्या मोल है? यह सोचने की जरूरत है कि सिचुएशन क्या है। क्या यह इंसान लगातार अपनी समस्याएं तुम पर डालता रहता है बिना तुम्हें सपोर्ट किए? क्या वो तुम्हारी ध्यान और ऊर्जा की मांग करता है? एक बात समझना जरूरी है कि कोई भी रिश्ता तभी स्वस्थ होता है जब उसमें इधर उधर का संतुलन बना रहे। अगर एकतरफा हो गया तो एक इंसान पर भावनात्मक बोझ पड़ने लगता है, जिससे थकान और नाराजगी पैदा होती है। अब एक अहम सवाल यह है कि क्या आपने अपनी भावनाओं को सामने रखा है? कई बार लोग ये नहीं समझ पाते कि उनके व्यवहार का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। एक सीधे सच्चे बातचीत से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सकता है और वो अपने तरीके बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही ऐसा करने की कोशिश की है और कोई बदलाव नहीं आया तो समस्या और भी गंभीर हो सकती है। जिंदगी की कुछ बातें गहरी होती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने हमें सिखाया कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर हमारा नियंत्रण है। आप किसी और के बिहेवियर को नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर किसी की मौजूदगी आपको हमेशा थका देती है तो शायद अब टाइम आ गया है कि आप सोचें कि वो आपकी जिंदगी में कितना स्पेस ले रहे हैं। एक ऐसे रिश्ते से दूर जाना जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा है स्वार्थ का काम नहीं है, बल्कि अपनी सेहत का ध्यान रखने का काम है। अपने मौजूदा रिश्तों पर ध्यान दें। कौन से रिश्ते आपको ऊर्जा देते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं और कौन से आपको कमजोर कर देते हैं? जरा सोचो, अगर तुम उन रिश्तों पर ध्यान देते जो तुम्हारी आत्मा को ऊर्जा देते हैं तो जिंदगी कैसी दिख सकती है? तुम्हारे पास ये चुनाव करने की ताकत है। चलो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये बातें तुम्हारे साथ मेल खाती हैं तो लाइक बटन दबाओ और अपने विचार कमेंट में शेयर करो। नंबर 4, हमेशा तुम्हें ही सारे मुद्दों के लिए दोषी ठहराया जाता है। चलो इसे समझने में आगे बढ़ते हैं ताकि हमें मानसिक आजादी मिल सके। गलतफहमियां तो होती हैं, पर क्या होता है जब किसी भी हालात में हमेशा दोष तुम्हारे सिर आता है? क्या तुम खुद को माफी मांगते हुए पाते हो, भले ही तुम जानते हो कि तुम गलत नहीं हो, बस शांति बनाए रखने के लिए? या फिर क्या तुम ये सोचने लगे हो कि वास्तव में तुम हर समस्या की जड़ हो? ये एक जहरीला चक्र है जहां हमेशा ब्लेम होता है और ये अनहेल्थी रिश्ते का एक बड़ा संकेत है। जब अन्याय से दोष लगाया जाता है तो ये एक तरफा स्थिति बना देता है जो आगे बढ़ने और हल निकालने में रुकावट डालता है, बजाय इसके कि हम मिलकर काम करें। रिश्तों में चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसा लगता है जैसे ये एक जंग का मैदान बन जाता है जहां हमेशा एक ही इंसान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। समय के साथ ये आपकी आत्मसम्मान को कमजोर कर देता है और अंदर ही अंदर नफरत को भी बढ़ाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं ही हमेशा दोषी क्यों होता हूं? स्टोइक्सिज्म हमें अपनी कार्रवाइयों पर ध्यानपूर्वक विचार करने सिखाता है, लेकिन यह दूसरों के फैसलों को अपने अंदर लेने के खिलाफ भी चेतावनी देता है। एपिक्रियस ने कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है
कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। दोष लगाने का खेल अक्सर एक टैक्टिक होता है। जब कोई लगातार आपको दोषी ठहराता है, यह शायद उनकी अपनी कमियों पर जवाबदेही से बचने का तरीका है। यह व्यवहार ईमानदार बातचीत और एक दूसरे को समझने में बाधा डालता है, जो कि एक स्वस्थ रिश्ते के लिए जरूरी है। अगर दोनों पक्षों पर जवाबदेही नहीं है तो झगड़े अनसुलझे ही रहते हैं और वही मुद्दे बार बार सामने आते हैं। खुद से पूछिए, क्या आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप अपनी चिंताओं को स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकते हैं, या आपके प्रयासों को सफाई और आरोपों के साथ टाला जाता है? अगर हर चर्चा आपके कार्यों की आलोचना में बदल जाती है तो यह पहचानने का समय है कि असंतुलन वाली स्वस्थ रिश्ते वे हैं जो आपसी सम्मान और साझा जिम्मेदारी पर बनाए जाते हैं। कोई भी अपनी हर असहमति का बोझ अकेले नहीं उठा सकता। स्टोइकिज्म हमें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सिखाता है, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने मूल्यों पर मजबूती से खड़े रहना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि सबसे अच्छा बदला यह है कि आप अपने दुश्मन की तरह ना बने। इस संदर्भ में इसका मतलब है कि आप उन चीजों का दोष नहीं लेना जो आपकी जिम्मेदारी या नियंत्रण में नहीं है। अगर आपने इस पैटर्न को सुलझाने की कोशिश की है और यह अभी भी बना हुआ है, तो शायद सीमा निर्धारित करने या स्थिति पर दोबारा विचार करने का वक्त आ गया है। नंबर 5, आप साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। रिश्ते में अकेलापन। यह सोचो कि तुम किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हो जो तुम्हें बहुत पसंद है, फिर भी तुम दोनों में एक दुनिया की दूरी है। भले ही तुम एक ही जगह पर हो, पर भावनात्मक रूप से तुम दोनों के बीच एक गहरी खाई है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है जब तुम सोच रहे हो कि एक साथ होते हुए भी अकेला कैसे महसूस कर सकते हैं? यह अकेलापन भावनात्मक करीबी और संबंध की कमी से आता है। बातों की कमी नहीं है, बल्कि सही मायने में बातचीत की कमी है। आपके बीच की चुप्पी भारी सी लगती है, न कि आरामदेह। जब तुम बात करते हो तो बातचीत अक्सर सिर्फ पोवेरक स्तर पर होती है, गहरे मुद्दों को टालते हुए जो समझदारी और नजदीकी को बढ़ाते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम बस मौजूदगी भर निभा रहे हो, बिन उसके कि सच में उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी शेयर कर रहे हो? स्टोइक्स ने गहरे रिश्तों की अहमियत को समझा और माना कि सतही रिश्ते हमारे जीवन में बहुत कम मूल्य जोड़ते हैं। सेनेका ने लिखा था कि ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाने की संभावना रखते हों, लेकिन सुधार के लिए खुलापन और असुरक्षा जरूरी है, जो असली भावनात्मक नजदीकी के बिना असंभव है। अगर तुम अकेलापन महसूस करते हो जब आप किसी के साथ होते हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि उस रिश्ते में वो गहराई नहीं है जो उसे टिकाऊ बनाए रख सके। ये अकेलापन कई तरीकों से सामने आ सकता है। शायद आप अपने विचार या भावनाएं साझा करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि आपको डर है कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा या गलत समझा जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपने खुलने की कोशिश की हो, लेकिन आपको बस उदासीनता ही मिली हो। समय के साथ ये अनुभव आपको अपने जज्बात छुपाने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे आपकी अकेलापन और बढ़ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस रिश्ते में क्यों बने रहते हैं जो आपको अकेला महसूस कराता है? क्या ये सिर्फ आदत की वजह से है? बदलाव का डर या अपनी स्थिति में सुधार की उम्मीद हमें मजबूती से असहज सच्चाइयों का सामना करना सिखाता है। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लो और तुम ताकत पाओगे। तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुमसे गहरे स्तर पर जुड़े, लेकिन तुम ये चुन सकते हो कि ऐसे रिश्तों की तलाश करो जहां भावनात्मक नजदीकी प्राथमिकता हो। आगे बढ़ने से पहले अपने रिश्तों पर थोड़ा विचार करो। क्या ये तुम्हारी जिंदगी में गर्माहट और समझ लाते हैं या तुम्हें उदास छोड़ देते हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले महसूस कर रहे हैं, तो ये सोचकर खुद में मत रखिए। अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें, और अगर आपने कभी ऐसी तन्हाई महसूस की है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। आगे हम रिश्तों में प्रयास की डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, जो किसी भी अर्थपूर्ण संबंध के लिए एक जरूरी चीज है। हमारे साथ रहें जब हम इस आत्मचिंतन और विकास के सफर को जारी रखते हैं। नंबर 6, जब तारीफ की जगह आलोचना ज्यादा हो। सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जहां आपकी खामियां बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाएं और आपकी ताकतों को नजरअंदाज किया जाए। हर छोटी गलती पर एक ऐसे रिश्ते की बात हो रही है जहां आपके कामों की सराहना नहीं होती, बस नकारात्मक बातें ही सुनने को मिलती हैं। क्या आप अक्सर ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आप नरम गोंद पर चल रहे हैं, हर वक्त अगली आलोचना का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हो
जहां सराहना की जगह आलोचना ने ले ली है और इससे आपकी भावनाओं पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कुछ आलोचना जो कि निर्माणात्मक हो हमें बढ़ने में मदद कर सकती है, लेकिन जब यह संवाद का मुख्य तरीका बन जाती है तो हमारी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कमजोर कर देती है। एक स्वस्थ रिश्ते में यह जरूरी है कि हमें फीडबैक मिले जब जरूरत हो, लेकिन साथ ही हमारी मेहनत की भी सराहना हो। एक दूसरे की मेहनत और उपलब्धियों का जश्न मनाना जरूरी है। बिना इस संतुलन के रिश्ते में हमेशा तनाव बना रहता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया को स्वीकार करें, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। महाकवि टेटस ने कहा है कि जिंदगी में जो होता है वो नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया मायने रखती है। लेकिन सबसे मजबूत दिमाग भी लगातार नकारात्मकता के बोझ तले दबी हुई होती है। अगर ज्यादातर आपकी बातचीत में आलोचना ही आलोचना है, तो ये विचार करना जरूरी है कि क्या ये रिश्ता मुझे मेरे सबसे अच्छे संस्करण में बदलने में मदद कर रहा है या नहीं, यह मुझे नीचे खींच रहा है। सोचो, ये हालात कैसे चलते हैं। शायद हर बातचीत ऐसा लगता है जैसे वो एक आलोचना सत्र हो। तुम शायद ये वाक्य सुनते हो, तुमने ये ऐसा क्यों नहीं किया, या तुम हमेशा गलतियां करते हो। जबकि कभी कभी सकारात्मक फीडबैक सामान्य है, लगातार दोष निकालना ठीक नहीं है। यह तब खासतौर पर हानिकारक हो जाता है जब तारीफ और प्रोत्साहन की कमी होती है, जिससे तुम दूसरे व्यक्ति की नजरों में अपनी कीमत पर सवाल उठाने लगते हो। क्या तुमने इस मुद्दे के बारे में बात करने की कोशिश की है? यह बताना कि आलोचना का असंतुलन तुम्हें कैसे प्रभावित करता है कभी कभी फायदेमंद हो सकता है। रिश्तों में बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन अगर आपकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जाता है या आपके प्रयासों के बावजूद वही पुराना पैटर्न चलता है, तो ये एक संकेत है कि शायद रिश्ता आपस में सम्मान पर नहीं खड़ा है। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि अच्छे आदमी बनने के बारे में बहस करने में अपना समय बर्बाद मत करो, बस एक अच्छे इंसान बनो। इस मामले में अपनी पहचान के लिए उम्मीद करने में समय न गवाओ। अगर जरूरत पड़े तो कहीं और तलाश करो। अपने रिश्तों के बारे में सोचो, क्या वे आपको प्रोत्साहन और मान्यता देते हैं या आपको हीन महसूस कराते हैं? इस पर विचार करो कि जो आलोचना आप झेलते हो वो वाकई में रचनात्मक है या नहीं। नंबर 7, संचार की कमी बातचीत। इसके बिना सबसे मजबूत रिश्ते भी कमजोर पड़ने लगते हैं। बात करने की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। बातचीत किसी भी रिश्ते की जान होती है। इसके बिना गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में ऐसा पाया है जहां महत्वपूर्ण बातचीत लगभग खत्म हो गई हो? हो सकता है कि आपके बीच की चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोल रही हो। अगर बातचीत की कमी है, या यह एक संकेत है कि रिश्ते में कुछ समस्या चल रही है। बातचीत में खटास आना अक्सर धीरे धीरे शुरू होता है। बातें छोटी और केवल काम की बातों तक सीमित हो जाती हैं। हो सकता है कि आप अब अपनी उम्मीदों, डर या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे मसलों पर बात नहीं कर रहे हों। आखिरकार आप ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करना ही बंद कर देते हैं। यह कैसे होता है? क्या यह एक प्राकृतिक अंतराल है या फिर विवाद ने खुली बातचीत को बहुत मुश्किल बना दिया है? स्टोइक लोग स्पष्ट और ईमानदार संवाद को सामंजस्य बनाए रखने का एक साधन मानते थे। सेनेका ने कहा था कि झगड़ा एक पार्टी पहले ही छोड़ देती है तो सब कुछ जल्दी तय हो जाता है, लेकिन जब संवाद टूट जाता है तो छोटे छोटे मतभेद भी बड़े बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुलझाया नहीं जाता। समझदारी बढ़ने की जगह पर दुश्मनी पनपने लगती है। क्या आपने कभी अपने रिश्ते में ऐसा महसूस किया है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही या आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? जब आप अपने विचार व्यक्त करते हैं, क्या उन्हें सच में सुना जाता है या बिना कोई ध्यान दिए ही टाल दिया जाता है? इस कमी से आप ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे आप मौजूद हैं, लेकिन आपकी कोई अहमियत नहीं है। समय के साथ यह और भी गहरा हो सकता है। यह विश्वास और करीबी रिश्ते की नींव को कमजोर करता है। अपने हाल के इंटरेक्शन पर सोचो, क्या वे संतोषजनक हैं या बस तुम्हें और चाहिए? अगर बातचीत की कमी है तो क्या तुमने इसे ठीक करने की कोशिश की है? कभी कभी एक साधारण लेकिन ईमानदार बातचीत आपके रिश्ते की स्थिति पर फिर से जुड़ाव जगा सकती है। लेकिन अगर सुधार की कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं, तो शायद यह सोचने का वक्त आ गया है कि क्या यह रिश्ता बचाने लायक है। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि जो कुछ भी तुम करना चाहते हो, कहना चाहते हो या सोचना चाहते हो, उसे एक मृत आदमी की तरह सोचना चाहिए। यहां बात यह है कि हर बातचीत में एक खास मतलब होना चाहिए। सच्चे रिश्ते इसी खुली और दिल की बातों पर टिके रहते हैं। अगर आपके रिश्ते में ये नहीं है तो वो शायद धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं।
जब हम और गहराई में जाएंगे तो खुद से पूछिए कि आपके रिश्तों में आपको कितनी बार सच में सुना जाता है। अगर जवाब कभी कभार है तो हो सकता है कि कुछ करने का समय आ गया है। नंबर 8, आप ही अकेले हो जो प्रयास कर रहे हैं। संबंध बनाने के लिए दोनों लोगों का आपसी प्रयास जरूरी होता है। दोनों को एक दूसरे को जीवन की चुनौतियों से उभारना और जीत की खुशियां मनाना चाहिए। लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ जाए और आपको यह महसूस हो कि आप ही सारे बोझ उठा रहे हैं तो क्या होता है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने रिश्ते के अकेले ही आर्किटेक्ट बन गए हैं? आप लगातार इसे बनाए रखने में लगे रहते हैं जबकि दूसरा शख्स बस आराम से चलता है। ये हालात थकाऊ और निराशाजनक हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ही हमेशा प्लान बनाने वाले हों, सबसे पहले पहुंचने वाले हों या जब भी जरूरत हो समर्थन देने वाले हों। मुश्किल समय में आपके अपने जरूरतें और इच्छाएं अनदेखी या अनएड्रेस्ड रह जाती हैं। समय के साथ यह असंतुलन आपको न केवल शारीरिक रूप से थका सकता है बल्कि भावनात्मक रूप से भी खाली कर सकता है। क्या यह सही है कि किसी रिश्ते का पूरा बोझ एक ही इंसान पर पड़े? स्टोइकिज्म हमें हमारी समय और ऊर्जा की कद्र करना सिखाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से को अपने पड़ोसियों के बारे में सोचने में बर्बाद मत करो जब तक कि इसका मकसद आपसी लाभ न हो। रिश्तों में यह आपसी लाभ साझा प्रयास से आता है जब सिर्फ एक व्यक्ति ही निवेश कर रहा हो। रिश्तों में जब कनेक्शन बहुत ज्यादा अस्थायी हो जाता है, क्या आपने अपने जीवन में इस पैटर्न को महसूस किया है? शायद आपने शांति बनाए रखने या रिश्ते को मजबूत करने के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं, लेकिन आपके प्रयासों का कोई खास मतलब नहीं निकलता। हो सकता है कि आपने इस मुद्दे पर बात की हो, लेकिन आपको बस खोखले वादे या थोड़े समय के लिए बदलाव ही मिले हों। यह एक तरफा स्थिति नफरत का कारण बन सकती है, क्योंकि आप सवाल करने लगते हैं कि क्या दूसरा व्यक्ति वाकई में इस रिश्ते की कद्र करता है? जरा यह सोचें, क्या आपके प्रयासों का कोई जवाब मिल रहा है? अगर नहीं, तो आप यहां क्यों टिके हुए हैं? धैर्य रखना हमें प्रोत्साहित करता है। यह कहना है कि हमें अपने सिद्धांतों के हिसाब से काम करना चाहिए और उन रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमें उठाते और समर्थन करते हैं। सेनिका हमें याद दिलाते हैं कि हमें उनके साथ रहना चाहिए जो हमें एक बेहतर इंसान बना सकें। आपसी प्रयास ऐसे रिश्तों में बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी भावनाओं को साझा किया है और कुछ भी नहीं बदला है, तो शायद अब रिश्ते को फिर से सोचने का समय है। एक तरफा रिश्ते में ऊर्जा डालते रहना आपको थका सकता है और असंतुष्ट भी कर सकता है। अब सोचिए कि कैसा होगा जब आप उन कनेक्शन में निवेश करेंगे जहां आपकी मेहनत का सही मोल हो और आपका प्रयास भी सार्थक हो। खुद को समान रूप से मूल्यवान और सपोर्टेड महसूस करें। एक पल सोचिए, क्या आपके रिश्ते संतुलित हैं या आप ही हर काम कर रहे हैं? अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अपने विचार बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। मिलकर हम एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं हेल्थियर कनेक्शंस की ओर बढ़ने में। नंबर 9, आपकी पसंदों पर नियंत्रण। ये सबसे बुनियादी मुद्दों में से एक है। कोई भी रिश्ते का एक अहम पहलू है अपने आप को होने की आजादी। आपकी छोटी बड़ी पसंदें आपके मूल्यों, इच्छाओं और व्यक्तित्व को दर्शानी चाहिए। लेकिन क्या हो जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो इन पसंदों को कंट्रोल करने की कोशिश करे? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके फैसले पूरी तरह से आपके नहीं हैं, जैसे कि उन्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत हो? कंट्रोलिंग बर्ताव धीरे धीरे शुरू होता है, जैसे आपका पार्टनर हमेशा इस बात पर जोर दे कि कहां खाना है या क्या देखना है। समय के साथ यह बढ़ता है और अचानक वो ये तय करने लगते हैं कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किसके साथ समय बिताना चाहिए, यहां तक कि आप किस करियर का रास्ता चुनते हैं। यह नियंत्रण सहयोग या समझौते के बारे में नहीं है, बल्कि यह प्रभुत्व के बारे में है। यह आपकी स्वायत्तता को खोखला कर देता है, जिससे आप फंसे हुए और बेबस महसूस करते हैं। स्टोइसिज्म व्यक्तिगत एजेंसी के महत्व पर जोर देता है। एपिकुरस ने कहा था कि कोई भी आदमी आजाद नहीं है जो खुद का मालिक नहीं है। जब कोई और आपके जीवन पर नियंत्रण रखता है तो वह आपकी सोच और विकल्पों के अनुसार काम करने की क्षमता को कमजोर कर देता है। यह एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां आपकी व्यक्तिगत पहचान दबा दी जाती है और रिश्ता एक पिंजरे में बदल जाता है। संरक्षण। अपने रिश्तों के बारे में सोचो। क्या तुम अपनी पसंद बनाने के लिए स्वतंत्र हो या क्या तुम्हें किसी और की उम्मीदों पर चलने का दबाव महसूस होता है? अक्सर नियंत्रण को चिंता या मार्गदर्शन के रूप में पेश किया जाता है। वे कह सकते हैं,
मैं बस तुम्हारे लिए देख रहा हूं, या मैं जानता हूं कि क्या ठीक है, लेकिन असली समर्थन तुम्हें शक्ति देता है, यह तुम्हें सीमित नहीं करता। तुम कैसे जान सकते हो कि नियंत्रण काम कर रहा है? अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया पर विचार करके शुरू करो। क्या तुम किसी विकल्प को चुनने से पहले हेजिटेट करते हो, इस बारे में सोचकर कि दूसरी व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया करेगा? आप खुद को ऐसा पाते हैं कि आप कुछ चीजों के लिए उनकी मंजूरी की तलाश कर रहे हैं, जबकि ये बातें पूरी तरह से आपके अपने फैसले होनी चाहिए। ये संकेत हैं कि आपकी आजादी प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जरूरी है कि आप स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। उन्हें बताएं कि उनका व्यवहार आपको कैसे प्रभावित करता है और अपने खुद के चुनाव करने का अधिकार जताएं। इसका मतलब हो सकता है कि आपको एक मुश्किल बातचीत करनी पड़े, लेकिन ये आपके स्वतंत्रता को वापस पाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। हालांकि अगर उनकी नियंत्रणकारी हरकतें आपके प्रयासों के बावजूद जारी रहती हैं, तो शायद समय है कि आप आगे बढ़ें। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, दूसरों के प्रति सहिष्णु रहें और अपने प्रति सख्त रहना जरूरी है। इसका मतलब है कि अपनी सीमाओं का पालन करना और ऐसे रिश्तों की तलाश करना जो उनका सम्मान करें। एक बार यदि आपने नियंत्रण स्थापित कर लिया तो उसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखें कि आपकी जिंदगी आपकी है। कोई भी आपके रास्ते का निर्धारण करने का हकदार नहीं है। सोचिए कि क्या आपके रिश्ते आपको असली तौर पर जीने की अनुमति देते हैं? अगर नहीं, तो सोचें कि छोड़ देने से आपको कौन सी आजादी मिल सकती है। अब हम रिश्तों में एक बुनियादी मुद्दे पर बात करेंगे, संवाद। बिना संवाद के सबसे मजबूत बंधन भी टूटने लगते हैं। जुड़े रहें। नंबर 10, एकतरफा बातचीत। एकतरफा बातचीत किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव होती है। यह एक ऐसा पुल है जो दो लोगों को जोड़ता है, जिससे वे अपने विचार साझा कर पाते हैं, भावनाएं व्यक्त करते हैं और समस्याओं का समाधान निकालते हैं। लेकिन क्या होता है जब वो पुल केवल एक तरफ चलता है? क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता अनुभव किया है जहां आपको हमेशा सुनना पड़ता है, लेकिन आपकी बात शायद ही सुनी जाती हो? एकतरफा बातचीत अक्सर धीरे धीरे शुरू होती है। शायद दूसरी व्यक्ति हर बातचीत पर हावी हो जाता है और चर्चा को अपने तरीके से मोड़ देता है। उनके अपने अनुभव, समस्याएं या सफलताएं होती हैं। आप शायद कुछ व्यक्तिगत शेयर करते हैं, लेकिन वो जल्दी से ध्यान वापस अपने ऊपर ले आते हैं। कुछ समय बाद आपको अपने रिश्ते में एक दर्शक की तरह महसूस होने लगता है, भागीदार के बजाय। क्या यह आपको जाना पहचाना लगता है? स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि हमें ऐसे रिश्तों की कीमत समझनी चाहिए जो आपसी विकास को बढ़ावा देते हैं। सीनिका ने लिखा था, कोई भी आदमी खुशहाल जीवन नहीं जी सकता अगर वो सब कुछ अपने ही हित के लिए मोड़ दे। सच्चा संबंध आपसी आदान प्रदान और भावनाओं का होता है। जब बातचीत एकतरफा होती है तो इससे दोनों तरफ का नुकसान होता है। रिश्ते में असंतुलन आ जाता है, जिससे एक व्यक्ति को सुनाई नहीं देने और कम महत्व का महसूस होता है। क्या आपने कभी अपने विचार साझा करने में हेजिटेशन महसूस किया है क्योंकि आपको लगा कि वो मायने नहीं रखते, या फिर ऐसा महसूस किया कि आप खुद को पीछे हटा रहे हैं क्योंकि दूसरा व्यक्ति सच में सुनने का वक्त नहीं निकालेगा? ये सब एकतरफा बातचीत के साफ संकेत हैं। जब आपको अपने विचार कहने का मौका नहीं मिलता तो आप रिश्ते में भी अकेला महसूस करने लगते हैं। एक तरफा संवाद बस भावनात्मक नजदीकी को ही नहीं रोकता, यह भी समस्या का समाधान होने से रोकता है। जब सिर्फ एक व्यक्ति का नजरिया सुना जाता है, इससे समस्याएं अनसुलझी रहती हैं और भीतर का गुस्सा बढ़ने लगता है। आपको यह महसूस हो सकता है कि आपकी चिंताओं को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है या कम करके समझा जाता है, जिससे आपको अपनी निराशाओं का अकेले सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में आप कैसे निपटें? सबसे पहले अपने भावनाओं को व्यक्त करें। दूसरे व्यक्ति को बताएं कि संचार में असमानता आपको कैसे प्रभावित करती है। कई बार लोग अपनी हरकतों के प्रति जागरूक नहीं होते और जब उन्हें समझाया जाता है तो वे अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। हालांकि असली बदलाव लाने के लिए यह दोनों पक्षों की तरफ से प्रयास की जरूरत होती है। अगर दूसरा इंसान बातचीत पर हावी रहता है या आपके विचारों को नजरअंदाज करता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह एक बेहतर संतुलन बनाने के लिए तैयार नहीं है या वो ऐसा कर नहीं सकता। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि अपने हालात से संतुष्ट रहो और उन चीजों की इच्छा मत करो जो तुम्हारी नहीं है। इस संदर्भ में ऐसे रिश्तों के लिए संतुष्ट रहो जहां तुम्हारी आवाज की कद्र हो और तुम्हारी मौजूदगी को माना जाए। तुम्हें ऐसे कनेक्शंस की जरूरत है जो तुम्हें खुलकर बात करने की आजादी दें, बिना इस डर के कि तुमसे कोई बड़ा हो जाएगा। अपने वर्तमान पर विचार करो। नंबर 11, आप उनके व्यवहार के लिए बहाने बना रहे हैं।
अब वक्त है उन पैटर्न्स का सामना करने का जो हमें फंसा कर रखते हैं। अगर आप उनके बर्ताव के लिए बहाने बना रहे हैं तो ये एक बहुत ही महीन लेकिन खतरनाक संकेत है कि रिश्ता समस्या से भरा है। क्या कभी आपने अपने आप को उनके कामों का बचाव करते हुए पाया है, भले ही आप अंदर से जानते हो कि कुछ सही नहीं है? शायद तुमने कहा है कि वे ऐसा नहीं सोचते या उन्हें बहुत तनाव है। ये सब बहाने उस समय तो सुकून देते हैं, लेकिन अक्सर ये गहरे मुद्दों को छिपा देते हैं जिनका सामना करना जरूरी है। स्थिरता, स्टोइसिज्म, हमें हिम्मत और स्पष्टता के साथ असली हालात का सामना करने के लिए कहती है। एपिक्टेटस ने कहा था कि अपनी दर्शन शास्त्र को समझाने की बजाय उसे अपने रिश्तों में जीना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने मूल्यों के मुताबिक जीना चाहिए, न कि हानिकारक व्यवहार को सही ठहराने के लिए उन्हें मोड़ना चाहिए। जब तुम लगातार किसी के व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश करते हो तो तुम खुद को इस बात का सामना करने का मौका छीन लेते हो। सच्चाई को समझो और सही कदम उठाओ। हम कभी कभी बहाने क्यों बनाते हैं? कभी यह प्यार या वफादारी की वजह से होता है, तो कभी इसका मतलब यह होता है कि सामने वाले के साथ का रिश्ता स्वस्थ नहीं है, और इसे मान लेना बहुत दर्दनाक लगता है। लेकिन खुद से यह सवाल पूछो, इसका क्या कीमत है? कितनी बार तुमने अपने ही एहसासों को कम करके इस रिश्ते की रक्षा करने की कोशिश की है? तुमने कितनी बार लाल झंडों को नजरअंदाज किया है, यह सोचकर कि शायद चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी? बहाने बनाने के कई तरीके होते हैं। हो सकता है तुमने उनकी कठोर बातों को बस एक बुरे दिन का नतीजा समझ लिया हो, यहां तक कि पैटर्न बना रहता है, या शायद आपने टूटी हुई वादों को अनदेखा किया है, खुद को यह समझाते हुए कि उनकी मंशा अच्छी थी। हर बहाना आपके सीमाओं को कमजोर करता है, जिससे ऐसे व्यवहारों को सहन करना पड़ता है जो आपकी भलाई के लिए नुकसानदायक होते हैं। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना कितना जरूरी है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब आप बहाने बनाते हैं तो आप किसी और के कार्यों को अपने भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करने देते हैं, बजाय इसके कि समस्या की जड़ पर ध्यान दें। जो असहजता तुम महसूस कर रहे हो वो एक कहानी बनाती है जो तुम्हें फंसा कर रखती है। इससे कैसे बाहर निकल सकते हो? सबसे पहले अपने जीवन पर उनके व्यवहार के असर को समझो। ये जानने की कोशिश करो कि तुम क्या सहन कर रहे हो और क्यों। जब तुम इस बात को पहचान लो तो अपने लिए सीमाएं तय करना शुरू करो। अपनी जरूरतों को साफ और दृढ़ता से बताओ, बिना किसी बहाने या माफी के। अगर दूसरी ओर का व्यक्ति उन सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो शायद तुम्हें उस रिश्ते पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। पिछले समय में तुमने जो बहाने बनाए उन पर सोचो, क्या वो सच में सही थे? रिश्ते की सुरक्षा कर रहे थे या वो तुम्हें अपनी रक्षा करने से रोक रहे थे? इसे याद रखो, ये पंक्ति मैं इमोशनली स्वतंत्र हूं आपके अंदर की ताकत को याद दिलाने के लिए है कि आप उन रिश्तों को चुन सकते हो जो आपके मूल्यों से मेल खाते हैं और आपकी वृद्धि का समर्थन करते हैं। ये गारा संकेत सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि ये सोचने और कार्रवाई करने का निमंत्रण है। हर एक संकेत एक बुनियादी असंतुलन की ओर इशारा करता है जो आपकी वृद्धि और खुशी में बाधा डाल सकता है। इन संकेतों को पहचानना आपकी भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है और स्वस्थ रिश्ते बनाने की दिशा में भी। यदि इनमें से कोई भी संकेत आपके लिए सही लगता है तो थोड़ा रुककर सोचिए और अपने विचार शेयर करें। आपके अनुभव और इंसाइट्स किसी और की यात्रा में मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और स्टोइज्म और व्यक्तिगत विकास पर और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद।